हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजमेर एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स सीरीज। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया, अपना चैप्टर 8 शुरू किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, और उसके बारे में हमने देखा कि कैसे वो उसकी डिस्कवरी हुई, मैक्सवेल का वर्क क्या था, और कैसे हमने लाइट को समझा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये सब चीजों के बारे में देखा। और हमने क्या बात करी, डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में कि क्या होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या देखा कि कैसे एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती ही थी, ये हमने देखा ही है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। बट हमने क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे पैदा होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगी और वही क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। और इसी से क्या पता चला हमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। उसकी स्पीड हमने कैलकुलेट करी तो पता चला कि लाइट भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या आई, सेम आई। अब ये जो लेक्चर रहेगा इसमें हम क्या देखेंगे, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा, डिस्कवरी की, कैसे उसकी डिस्कवरी हुई, कैसे हमें पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जिस्टेंस होता है, कैपेसिटर की मदद से हमने वो वाले एक्सपेरिमेंट से देखा। यहाँ पे हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, कैसे उसका ट्रांसवर्स नेचर है, कैसे उसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है, कौन से डायरेक्शन में फ्लो करती है, उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है, उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स कैसे बनाते हैं, ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पार्ट 2 को। इसके पहले हमने एक पार्ट पढ़ा है, और जितने भी लोग चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, वो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं हम मैक्सवेल की 4 इक्वेशन से, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में आपने इक्वेशन के बारे में तो समझ लिया। यहाँ पे मेन क्या है, स्टेटमेंट जरूरी है कि चारों की स्टेटमेंट क्या है और चारों इक्वेशन क्या है, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में समझ लिया है कि एग्जैक्टली उसकी मीनिंग क्या है। और मैक्सवेल ने क्या करी, पूरी इन चारों इक्वेशन को अच्छे से दिया। जनरली तो इसको किसने दिया था, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, जो अपने सेकंड वाले जो आए 20 साल बाद उनके, उन्होंने क्या दी, अपनी इस इक्वेशन को दी। तो देखते हैं एक बार। हैवी साइड ने क्या दी, इक्वेशन दी, मैक्सवेल की इक्वेशन को सही तरीके से। मैक्सवेल ने तो 20 इक्वेशन दी थी, हैवी साइड ने ये 4 इक्वेशन क्या करी, एक साथ पूरी हमें दी। बट ओरिजिनली आजकल लोग किसका नाम याद रखते हैं, सिर्फ मैक्सवेल का, तो उनका भी नाम याद रखना हमारे लिए जरूरी है। तो फर्स्ट लॉ देखते हैं हम, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, या हम बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमने गॉस लॉ पढ़ी, क्या स्टेटमेंट बोलती है देखते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो किसी एरिया से पास हो रही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, किसी क्लोज सरफेस से जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, इसी क्लोज सरफेस को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ये क्लोज सरफेस हमारे ऊपर है, हम कुछ भी चुन सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो कितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी से बाहर निकल रहा है सरफेस से, तो वो हमेशा किसके बराबर होगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स जितना चार्ज उस क्लोज सरफेस के अंदर है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बताती है गॉस लॉ, कि चार्जेस से क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। एक चार्ज है, उसके ऊपर हमने कोई भी गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया, तो उससे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी, वो कैसे निकलेगी, जितना अंदर चार्ज रहेगा उसी से क्या निकलेगी, फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी। तो गॉस लॉ हमें क्या बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बनती है, चार्जेस से बनती है। और इसी को इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे चार्ज स्टेशनरी रहता है एक प्रकार से। इक्वेशन फॉर्म में देखें तो फाई ई क्या डिनोट करता है, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, किसके बराबर होगा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस। सरफेस इंटीग्रेशन मतलब किसी सरफेस से हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, और वो किसके बराबर होगा, जितना भी नेट चार्ज उस सरफेस के अंदर क्या है, एनक्लोज्ड है, डिवाइड बाय 1 अपॉन एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 क्या बताता है हमें, परमिटिविटी बताता है, किस स्पेस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, क्योंकि अलग अलग मीडियम अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, फील्ड लाइंस को कंडक्ट करते हैं। तो एप्सिलॉन 0 ये किसमें रहता है, एक फ्री स्पेस और एक वैक्यूम के बारे में हम बात कर रहे हैं, एयर के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जगह क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जहां ट्रेवल करेगी, एक तो वो वैक्यूम में करेगी स्पेस में, और दूसरा सबसे बड़ी जगह क्या है, एयर में करेगी, उससे ज्यादा बड़ी जगह क्या है। तो अलग अलग मीडियम में अलग होती है, इसलिए एप्सिलॉन 0 आता है। कहीं कहीं पे जो ds है वो क्या है, एक प्रकार का सरफेस है, और सरफेस को तो हम एरिया भी बोल सकते हैं। तो जब आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहां वो ds के बदले dm लिखता है, तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों का मीनिंग एक ही है, सरफेस या एरिया बोले। और इसी को हमने क्या बोला, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। ऐसा ही यहाँ पे क्यों बोला गया, क्योंकि ये तो गॉस लॉ है, लोगों को डाउट होता है कि इसको मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन क्यों बोली गई, क्योंकि ये जो डिस्कवरी है, ये डिस्कवरी जाती है गॉस को। सही तरीके से इक्वेशन फॉर्म में मैक्सवेल और हैवी साइड ने क्या किया था, इन्हें बनाया था।
मगर ये जो डिस्कवरी थी, ये डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है पूरे गॉस को। ये वाली डिस्कवरी का कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किससे पास होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैसे क्रिएट होती है, चार्ज से क्रिएट होती है। तो इसको बोला गया मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन, जो क्या है गॉस लॉ। आगे देखते हैं सेकंड लॉ। अब गॉस लॉ किसकी आई, मैग्नेटिज्म की भी आई, जिसको हम बोल सकते हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स। यहां हम बोले मैग्नेट का तो सेम है, तो मैग्नेटिज्म भी बोल सकते हैं या इसको मैग्नेटोस्टैटिक्स भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लॉ क्या बोलती है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो। कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स हो किसी भी सरफेस से, वो क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। ऐसा इसलिए, मतलब ओवरऑल ये लॉ हमें ये बोलती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप बनाती है। और इस लॉ का एक और ये मतलब होता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई भी सरफेस एज्यूम कर लीजिए, कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, एक बार मैग्नेट से बनेगी, मतलब डाईपोल से बनेगी सही तरीके से तो बोला जाए, क्योंकि मोनोपोल्स तो एग्जिस्ट करते नहीं है। एक मैग्नेट को आप तोड़ दो तो भी वो क्या बन जाएगा, डाईपोल बन जाएगा, नॉर्थ और साउथ। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जाती है मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर नॉर्थ से साउथ जाती है। तो वहां पे आप कोई भी सरफेस एक इमेजिन कर लीजिए, बाहर फील्ड में या मैग्नेट के ऊपर, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अंदर आएगी उतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। तो यही गॉस लॉ का क्या था, एक स्टेटमेंट था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाएगी। कहीं भी आप सरफेस ले ले, मैग्नेट के बीच में, मैग्नेट के बाहर, वहां पे जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर आएगी उतनी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ये बोलती है गॉस लॉ। तो मैथमेटिकल फॉर्म में बोले तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी, या इसको इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक प्रकार से, वो क्या होगी, यदि छोटे सरफेस को हम क्या करते हैं, बी डॉट ds करते हैं, और ऑल का मतलब ये है कि हर छोटे छोटे सरफेस को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, या इसको बोले हम सरफेस इंटीग्रेशन करें मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो क्या होगा, एक प्रकार से जीरो ही होगा। जितनी फील्ड लाइंस निकल रही है उतनी फील्ड लाइंस क्या हो जा रही है, बाहर चले जा, मतलब निकल रही है उतनी अंदर चले जा रही है। और यहां से हमें ये भी समझ में आता है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों, यदि मोनोपोल एग्जिस्ट करते और उसके ऊपर यदि हम सरफेस लेते तो वहां से कुछ फील्ड लाइंस बाहर निकलती। जैसे इलेक्ट्रिक के मोनोपोल, जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस रहता है, एक नॉर्मल सिंगल सा पोल रहता है, तो यदि मैग्नेट का एक मोनोपोल एग्जिस्ट करता और उसके ऊपर यदि हम एक सरफेस लेते तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती। मगर दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो क्लोज लूप तो बनाएगी ही बनाएगी। और इसी को बोला गया हमारा मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि ये डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है, गॉस को जाता है। और इक्वेशन फॉर्म में किसने दिया, मैक्सवेल और ओलिवर हेविसाइड ने, सही तरीके से तो बोला जाए तो। ठीक है, फिर थर्ड लॉ या थर्ड इक्वेशन हम बोले फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलती है कि कोई भी सर्किट का या कोई भी किसी लूप का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसका मतलब उससे जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है वो चेंज होगी टाइम के साथ, तो उस लूप में क्या होने लग जाएगी, ईएमएफ इंड्यूस होने लग जाएगी। और ईएमएफ के बदले, ईएमएफ का मतलब क्या है, करंट इंड्यूस होने लग जाएगा। और उसका डायरेक्शन लेंसेज लॉ हमें देती है कि अपोजिट डायरेक्शन में वो करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि कोई भी लूप चाहेगा कि वो अपने अंदर का चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को वो क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसलिए जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होती है। ये सारी चीजों को तो हमने विस्तार में एकदम इनके चैप्टर्स में पढ़ा है, प्रीवियस चैप्टर्स में। तो क्या बोलती है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द इंड्यूस ईएमएफ, जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, प्रोड्यूस्ड इन ए सर्किट, किसी सर्किट में ही प्रोड्यूस होगी, किसी लूप में ही प्रोड्यूस होगी, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टाइम के साथ कितनी चेंज हो रही है। और वो लूप बोलेगा कि उसके, वो लूप क्या करेगा, अपने अंदर के रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को, इसका मतलब उसके अंदर से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उसके चेंज को वो अपोज करेगा। यदि उसके अंदर से पहले कुछ भी नहीं थी और अचानक से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जानी चालू हो गई तो वो उसको अपोज करेगा। इसीलिए अपोज करने के कारण वो एक करंट इंड्यूस करता है, जिसको हम इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं या करंट बोलते हैं। और यदि उसके अंदर से कंटिन्यूअसली फील्ड लाइंस जा रही है एक लूप के अंदर से, अचानक से उसकी वैल्यू गिर गई तो फिर वो लूप एक करंट इंड्यूस कर देगा, क्योंकि वो चाहेगा ही नहीं कि उसके अंदर का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो, चेंज हो। यही क्या बोलती है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलती है। और इसी से हमें क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है। जो एसी जनरेटर्स होते हैं वो पूरे एसी के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो ई, ये ई क्या है, जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, और जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो किसी लूप में इंड्यूस होगी, किसी सर्किट में इंड्यूस होगी, किसी दो पॉइंट्स के बीच में इंड्यूस होगी, तो उसको हम किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। ईएमएफ और वोल्टेज और पोटेंशियल तो एक ही चीज है ना एक प्रकार से। तो इसको एक और फॉर्म में हम बोल सकते हैं, अब जब वोल्टेज कहीं पे प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का हम क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं। लाइन इंटीग्रल ही तो है, और वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो मतलब जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो माइनस क्यों रहता है, क्योंकि लेंसेज लॉ बोलती है अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, वो
चेंज को अपोज करता है। डी फाई बी बाई डी टी, फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जो क्या करेगा, यदि मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वो एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा, पोटेंशियल इंड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगा। मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, एक मैग्नेटिक फील्ड यदि टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती है। इसका मतलब यही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगी। और इसी को क्या बोला गया, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन बोली गई, क्योंकि इस डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है फैराडे को, बट इक्वेशन फॉर्म में मैक्सवेल और ओलिवर ने और हेविसाइड ने ये चीज दी, तो इसी को हम बोलते हैं मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि चारों इक्वेशन मिलके पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिनोमिना को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है, पूरी ये चारों लॉ हर एक चीज बताती है ये सारे। फिर उसके बाद लास्ट आई एम्पियर सर्किटल लॉ, प्रीवियसली हमने पढ़ा है, मैक्सवेल ने उसको मॉडिफाई कर दिया, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा। तो इस लॉ का नाम क्या पड़ा, एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ, या इसको हम बोल सकते हैं मॉडिफाइड सर्किटल लॉ। सही तरीके से नाम देखा जाए तो एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ है ये। अब ये लॉ क्या बोलती है, सेम एम्पियर सर्किटल लॉ ही है जो हमने प्रीवियसली पढ़ी है, बट यहां पे क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ में जो नेट करंट रहता है वो एक ही करंट था, बस कंडक्शन करंट। मैक्सवेल ने क्या किया, ऐड कर दिया और उसको क्या ले लिया, कंडक्शन करंट के साथ डिस्प्लेसमेंट करंट को भी जोड़ दिया। तो जो नेट करंट वाली टर्म है वहां पे दो चीज जुड़ रही है। देखते हैं, दिस लॉ स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज पाथ, यदि हम लाइन इंटीग्रल करते हैं क्लोज पाथ का, एक क्लोज पाथ में छोटा छोटा लाइन एलिमेंट ले लेते हैं, उसका लाइन इंटीग्रल करेंगे तो एक सर्कुलर पाथ मान लिए हम, एक सर्कुलर क्लोज पाथ, उसमें छोटे छोटे लाइन एलिमेंट्स ले लिए, उसका हम लाइन इंटीग्रल करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 पाई आर ही तो मिलेगा, वही चीज इज इक्वल टू दी म्यू जीरो टाइम्स, म्यू जीरो क्यों आता है, क्योंकि ये परमिएबिलिटी है, वो मैग्नेटिक फील्ड कौन से मीडियम में जनरेट हो रही है ये बताता है। हर मीडियम की अलग अलग होगी, पैरामैग्नेटिक मीडियम, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और कंडक्ट करते हैं तो वहां पे इसकी वैल्यू अलग हो जाती है। तो म्यू जीरो टाइम्स द टोटल करंट, ये तो ऑलरेडी एम्पियर सर्किटल लॉ ऑलरेडी है, मगर टोटल करंट बस यहां पे चेंज हो गया। टोटल करंट क्या हो गया, सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, ये एक चीज आके क्या हो गई, जुड़ गई। पहले टोटल करंट क्या था, सिर्फ कंडक्शन करंट था एम्पियर के हिसाब से, बट मैक्सवेल ने क्या करा, एक करंट और ऐड किया जो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जनरेट होता है। किसके कारण जनरेट होता है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होती है जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। तो थ्रेडिंग द सरफेस बाउंडेड बाय दैट क्लोज पाथ, और ये जो क्लोज पाथ हम लेते हैं, कोई भी एक पाथ जो एक क्लोज लूप हम ले रहे हैं, इसी लूप को जैसे गॉस लॉ में हम उसको गॉसियन सरफेस बोलते थे, यहां पे इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर लूप बोलते हैं। अब यदि इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड किसी क्लोज पाथ में, लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं किसकी, मैग्नेटिक फील्ड का एक क्लोज पाथ में, वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ नेट चार्ज। यहां से यदि आप म्यू को कॉमन ले लें हम, तो म्यू को कॉमन ले लेते तो ये टर्म पूरी आ जाएगी, म्यू को यहां से काट दिया और म्यू को कॉमन ले लिए, तो ये क्या हुआ, कंडक्शन करंट हमारा, और ये जो पूरी टर्म हुई ये दिया हमें डिस्प्लेसमेंट करंट। ये कैसे डिस्कवरी में आया इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी है। तो और डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे जनरेट होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होती है तो डी फाई बाई डी टी, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा तो, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए एक मीडियम चाहिए तो इसलिए एप्सिलॉन जीरो। तो ये हुई क्या हमारी मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, या इसको हम बोले एम्पियर मैक्सवेल लॉ, और इसी को क्या बोला गया, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन बोली गई। तो ये चारों इक्वेशन क्या है, पूरे फिनोमिना को क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिनोमिना को एक्सप्लेन करती है, और चारों लॉ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, तो अब इन्हीं से हम, इन चार लॉ से ही हमें समझ में आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। तो अब देखते हैं डेफिनेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डेफिनेशन क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होंगे, हाई लेवल होंगे, कुछ थोड़े से ऐसे होंगे जिनको हर एक चीज डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है, एग्जाम में आपसे पूछेगा तो आपको लिखना पड़ेगा। तो डेफिनेशन समझते हैं क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज हमने जानी कि ये वेव्स कैसे प्रोड्यूस करती है, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, ये हम जानते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। मगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होने लग जाए टाइम के साथ तो वो क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। मतलब एक सर्कल कंप्लीट हो गया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है टाइम के साथ तो मैग्नेटिक फील्ड बनाई, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। ऐसे ही क्या होता है, डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट करने लग जाता है, दोनों एक दूसरे को सेल्फ सस्टेनिंग रहते हैं, एक दूसरे को बनाने लग जाता है। बी साइनोसॉइडली, साइनोसॉइडली का मतलब क्या है, साइनोसॉइडियल वेव है एक प्रकार की, साइन कर्व कॉस कर्व से इसको हम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, एंड प्रोपोगेटेड थ्रू स्पेस, पूरे स्पेस में प्रोपोगेट करती है, कोई मीडियम की जरूरत नहीं, सच दैट द टू फील्ड्स आर
परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों फील्ड्स क्या होती है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है, इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। यदि वेव जा रही है एक्स डायरेक्शन में या लाइट जा रही है एक्स डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड y में ऑसिलेट करेगी और मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगी, इसलिए हम इसको ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं। तो इसलिए तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। वेव जाएगी x में, इलेक्ट्रिक फील्ड y में ऑसिलेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड z में ऑसिलेट करेगी, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। वेव एक्स में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऐसा क्यों बोलते हैं हम यहाँ पे ऑसिलेशन, क्योंकि क्या है, ये एक बेसिक लॉजिक है वेव प्रोपोगेशन का। कैसे, 11th में हमने पढ़ा है कि वेव प्रोपोगेशन कैसे होता है। मैकेनिकल वेव की बात करें, साउंड वेव की बात करें, तो जब हम बोलते हैं अपने मुंह से, तो जो वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, जितने भी एयर के पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट करते हैं अपनी पोजीशन पे, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं और अपना डिस्टर्बेंस क्या होते हैं, देते जाते हैं एक दूसरे को। तो ये चीज समझना साउंड वेव्स के बारे में इजी है, क्योंकि साउंड वेव्स के लिए मीडियम है पूरे जो जगह है, खाली जगह पार्टिकल से भरी हुई है, यही पार्टिकल ऑसिलेट करके एनर्जी लेके जा रहे हैं साउंड वेव की। मगर स्पेस में समझना मुश्किल है कि स्पेस में ऐसा कैसे होता हो। तो इसको हमने कैसे समझा प्रीवियस लेक्चर में, स्पेस में क्या होती है, फील्ड होती है पूरी। इसका मतलब हर एक जगह फील्ड है, मगर फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल होती है तो वो पूरा फील्ड में डिस्टर्बेंस ट्रेवल करते हुए जाती है, तो फील्ड डिस्टर्ब होते हुए जाती है, इसलिए वेव ट्रेवल करती है। ये चीज हमने प्रीवियस लेक्चर में यही चीज देखी है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारा डायग्राम है, ये बताता है लाइट वेव के बारे में नहीं, मगर ये एक ट्रांसवर्स वेव को शो करता है, क्योंकि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। अब यदि एक लाइट वेव ट्रेवल करती है, या यहां पे हम समझते हैं पहले ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। यदि एक सोर्स है और वो एक वेव प्रोड्यूस करती है, तो ट्रांसवर्स वेव क्या होगी, वेव मूव कर रही है एक्स डायरेक्शन में, मगर पार्टिकल क्या होंगे, यहाँ पे वाई में ऑसिलेट करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो वेव जा रही है एक्स में, पार्टिकल्स वाई में भी ऑसिलेट कर सकते हैं, जेड में भी ऑसिलेट कर सकते हैं, एक्स में ऑसिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि यदि वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी एक्सिस में पार्टिकल्स ऑसिलेट करने लग गए, तो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं, जैसे साउंड वेव है हमारी वो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। तो y और z में कर सकती है या दोनों में कर सकती है, जैसे हमारी लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और सिंपल एग्जांपल से इसको समझे तो एक स्ट्रिंग ले लें और स्ट्रिंग को हम ऐसा करें तो एक स्ट्रिंग में ऐसे करके वेव जाएगी, यही होता है। वेव का मैक्सिमम पॉइंट को हम क्रस्ट बोलते हैं, लोअर्स पॉइंट को, लोअर्स डिस्प्लेसमेंट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉट बोलते हैं। तो एक ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, ऐसे जाती है। इसका दूसरा भाई कौन होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो साउंड वेव होती है, वो ऐसे कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन होके जाती है। तो ये क्या है, वेव का बेसिक्स है एक प्रकार से। याद रखिएगा ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, पार्टिकल्स उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये एक प्रकार की लाइट वेव। लाइट को हम बोलते हैं डुअल नेचर है, वो एक पार्टिकल भी है, बिल्कुल एलिमेंट्री पार्टिकल तो है ही, ये कोई नॉर्मल पार्टिकल नहीं रहता। लाइट का पार्टिकल क्या है, फोटोन से बने रहती है, प्रोटॉन नहीं, फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं। क्वांटम पार्टिकल्स हमेशा वेव नेचर देते हैं, वो कोई नॉर्मल पार्टिकल जैसा बिहेव नहीं करते। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे लाइट वेव जा रही है एक्स में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में ऑसिलेट कर रही है, और ब्लू वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रही है, जेड में ऑसिलेट कर रही है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोलते हैं। याद रखिएगा वेव्स और रेडिएशन का मतलब यहाँ पे सेम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें तो। अब यही लाइट वेव यदि कैसे मूव करती है, यदि हम इसको डायग्राम मतलब एक पिक्चर से देखना चाहें तो भी हम देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे ऑसिलेट कर रही है। दोनों एक्स में जा रही है वेव, वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करना चालू करी तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना देगी, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर क्या बना देगी, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगी। तो ये एक सेल्फ सस्टेनिंग रहता है एक प्रकार से। तो ऐसे आप देख सकते हैं वेव के मोशन को, कि कैसे वेव क्या होती है, लाइट वेव प्रोपोगेट करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो चीज मैंने बोली कि साउंड वेव को समझना आसान है, क्योंकि पूरे मीडियम में पार्टिकल्स है, मगर इलेक्ट्रिक मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या हम लाइट बोले, वो कैसे ट्रेवल करती है। तो हम मानते हैं कि पूरे स्पेस में क्या है, फील्ड पॉइंट्स है। ब्लू वाला बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑरेंज वाला बताता है मैग्नेटिक फील्ड। अभी ये सारे फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है। हल्का सा भी कहीं भी दूर में चार्ज एक्सेलरेट किया तो वो चार्ज एक एक्सेलरेटिंग चार्ज क्या बना देगा, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बना देगा, और वही डिस्टर्बेंस क्या होने लग जाएगा, पूरे स्पेस में क्या होने लग जाएगा, ट्रैवल होने लग जाएगा। तो हम मानते हैं
पुराने जो 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट हैं वो एकदम फोकस थे कि मैकेनिकल वेव्स के बारे में तो हम जानते हैं मीडियम में ट्रेवल करती है, तो जरूर स्पेस में भी कोई एक मीडियम होगा जहां पे लाइट वेव ट्रेवल करती होगी, मतलब ये फील्ड पॉइंट्स का। और इसको उन्होंने नाम दिया ईथर के बारे में कि कोई स्पेस भी एक पॉइजनस मीडिया, मतलब एक पॉइजनस चीज से भरा हुआ है पूरा स्पेस, जिसका नाम उन्होंने दिया ईथर। बट ये चीज रॉन्ग हो गई आगे जाके, 1800s में ये चीज रॉन्ग हो गई। तो लोगों ने फिर सही प्रिडिक्शन क्या किया कि पूरे स्पेस में फील्ड पॉइंट्स है, बस ये फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा है कि जो चार्जेस होते हैं वो फील्ड क्रिएट नहीं करते। हमें पता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, जो एक चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, मगर जब एक फील्ड दूसरे फील्ड को बना सकती है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है, और दोनों जब एक दूसरे को बना ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते नहीं है, वो सिर्फ उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो हर जगह फील्ड है और फील्ड की वैल्यू 0 है। एक भी कहीं भी चार्ज एक्सेलरेट कर दिया तो इसमें क्या होने लग जाएगा, पूरे स्पेस में डिस्टर्बेंस ट्रेवल करने लग जाएगा, सेम जैसे एक मैकेनिकल वेव में होता है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसके प्रोपोगेशन को समझ सकते हैं। ये चीज हमें प्रीवियसली बात करी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम हर एक चीज कवर करेंगे जितना भी क्या है हमारे टेक्स्ट बुक में है, और जो भी वहां पे इंफॉर्मेशन है वो चीज मिलेगी। मतलब आप कभी भी कोई भी बुक पढ़ते हैं तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन वहां पे क्या मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो देखते हैं कैसे जनरेट होती है। ओके, तो अब हम बात करते हैं सोर्स की, कि क्या ऐसी सोर्स है जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, जनरेट होती है। और हम जानते हैं एक प्रकार के किससे जनरेट होती है, वो ऑसिलेटिंग चार्ज से। ऑसिलेटिंग चार्ज का मतलब ही क्या होता है, एक एक्सेलरेटिंग चार्ज। क्योंकि हम जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, जो भी पार्टिकल है किसी मीन पोजीशन के अबाउट एक्सेलरेट करते रहता है तो उसके एक्सट्रीम पोजीशन की वेलोसिटी 0 होती है। मिड पोजीशन में जहां मीन पोजीशन है वहां उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। इसका मतलब एक्सेलरेशन वहां पे हो ही रहा होगा। तो सोर्स ऑफ EM वेव्स, सोर्स क्या है देखते हैं। एन ऑसिलेटिंग चार्ज इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटिंग चार्ज। यदि हम एक सिंपल हार्मोनिक मोशन देखें तो ये हो गई हमारी मीन पोजीशन और ये हो गई दो हमारी एक्सट्रीम पोजीशन। अब कोई भी चार्ज रहेगा वो ऐसे एक्सेलरेट करेगा, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है, 0, और जो मीन पोजीशन है वहां पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इसका मतलब जब चार्ज मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, ऑसिलेट करेगा, तो यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, और यहां पे क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। क्योंकि यहां मैक्स वेलोसिटी की, फिर अगली मीन पोजीशन पे उसको 0 करना है, क्योंकि मुड़ के वापस भी आना है। तो ऑसिलेटिंग चार्ज का मतलब ही क्या होता है, एक्सेलरेटिंग चार्ज होता है। मतलब वो कहीं ना कहीं तो एक्सेलरेट करेगा ही, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो ऑसिलेशन तो उसी से देखते हैं। तो इसी से क्या होती है, सोर्स जनरेट होती है। और हमने देख लिया कि एक भी बार चार्ज कहीं भी एक्सेलरेट किया, उसका डिस्टर्बेंस क्या होते रहेगा, पूरे स्पेस में ट्रेवल करते रहेगा। भले चार्ज पास्ट में एक्सेलरेट किया हो, उसका पूरा डिस्टर्बेंस जाते रहेगा। इट प्रोड्यूसेस एंड ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक जब चार्ज ऑसिलेट करने लग गया तो वो एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इन स्पेस, विच प्रोड्यूसेस एन ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हुई तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनने लग जाएगी। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ चेंज हो रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वो फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने लग जाएगी, और सो ऑन, दोनों एक दूसरे को बनाने लग जाएंगे। मतलब एक प्रकार से हम क्या बोले, दोनों सेल्फ सस्टेनिंग रहेंगे, विच इन टर्न प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड सो ऑन। दोनों क्या करने लग जाएंगे, एक दूसरे को बनाने लग जाएंगे, और डिस्टर्बेंस क्या होने लग जाएगा, स्पेस में ट्रेवल होने लग जाएगा। द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रीजनरेट्स ईच अदर। दोनों क्या करते हैं, एक बार कोई भी फील्ड ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड बन गई तो वो क्या आने लग जाएंगे, एक दूसरे को रीजनरेट करने लग जाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं सेल्फ सस्टेनिंग, एज ए वेव विच प्रोपोगेट्स थ्रू स्पेस। स्पेस मतलब क्या, पूरी खाली जगह कहीं भी प्रोपोगेट कर लेती है। क्या, लाइट वेव के बारे में भी हम बात करें या EM वेव्स के बारे में बात करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यदि फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन देखें, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द EM वेव्स इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग चार्ज। जो भी फ्रीक्वेंसी होगी EM वेव की, मतलब जो भी वो फ्रीक्वेंसी से बना के प्रोपोगेट हो रही है, वो किसके बराबर होगी, चार्ज जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है उसके बराबर होगी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वो ऑसिलेट करना चालू कर दिया तो उसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही चेंज होने लग जाएगी। और यदि हम एक्सप्रेशन देखें एक ऑसिलेटिंग चार्ज की फ्रीक्वेंसी का, तो वो क्या होता है, 1/2 पाई LC होता है। एल यहां पे क्या है, कोफिशिएंट, सेल्फ इंडक्टेंस है ये एक प्रकार का, और सी क्या है हमारे यहां पे,
कैपेसिटेंस बोला जाए तो। एल क्या है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस, जो किसी भी क्या रहता है इंडक्टर का रहता है, और सी क्या है हमारा कैपेसिटेंस। अब ये जो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है, ये फ्रीक्वेंसी का रिलेशन कहां से आता है, याद करिए हमने जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने एक टॉपिक पढ़ा था एलसी ऑसिलेशंस करके, और उसी में इसी फ्रीक्वेंसी से क्या होता है, यदि हम एक चार्ज कैपेसिटर को एक इंडक्टर से कनेक्ट कर दे तो दोनों के बीच में क्या होती रहती है, एनर्जी ऑसिलेट करते रहती है। और वहां पे हमने पढ़ा था कि लॉस भी होता है एनर्जी का, हमेशा ऑसिलेट नहीं करते रहेगी, लॉस होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में, तो बनेगी ही वहां पे। और यही कंडीशन पे क्या होता है, रेजोनेंस होता है। हमने एलसीआर सर्किट में पढ़ा है, एलसीआर सर्किट में जब फ्रीक्वेंसी ऐसी हो जाती है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है, रेजोनेंस होने लग जाता है, एनर्जी ऑसिलेट करने लग जाती है कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में। तो आगे जाके हम देखेंगे कि जो एनर्जी का भी रिलेशन होता है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है और जो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, वो सेम वही रिलेशन रहता है। जो एक कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है अपने में, और जो एक इंडक्टर अपने में मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। तो रिलेशन कहां से आता है, रेजोनेंस कंडीशन से, या हम बोल सकते हैं कि जब एक एलसी ऑसिलेशन होता है इंडक्टर कैपेसिटर के बीच में, तो वो ये फ्रीक्वेंसी से क्या करता है, चार्ज उसमें ऑसिलेट करता है। तो सेम वहीं से ये क्या आता है, एक्सप्रेशन आता है। डेरिवेशन देखना है तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जाके देख सकते हैं इसका, रेजोनेंस कंडीशन में हमने इसका डेरिवेशन किया है। आगे देखते हैं, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड व्हेन ए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर सडनली स्टॉप्ड बाय ए मेटल टारगेट ऑफ हाई एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक और तरीके से प्रोड्यूस होती है यदि हम एकदम फास्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते रहेंगे और उसे किसी से हिट करेंगे एक मेटल टारगेट से, ऐसा मेटल टारगेट जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है, तो उससे क्या होगी, उससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सरेज बोलते हैं। सेम ऐसी हमारी जब हड्डियां टूट जाती है तो एक्सरे कराने जाते हैं, तो सेम यही फिनोमिना होता है वहां पे। दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर कॉल्ड एक्सरेज, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सरेज बोलते हैं। अब एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, बस इसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी अलग होगी या इसकी वेवलेंथ अलग होगी एज कंपेयर टू लाइट के बारे में बात करें, विजिबल लाइट की तो अलग ही फ्रीक्वेंसी रहती है। ये सारी चीजें हम किस में देखेंगे, स्पेक्ट्रम में। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले एक की पॉइंट डिस्कस करते हैं कि ओरिजिनली जो हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया था और जो एक इंडियन साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में। तो यहां से भी हमें एक इंफॉर्मेशन मिलेगी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द येलो लाइट, जो लाइट हमें दिखती है और जो सन से लाइट आती है, येलो लाइट बहुत सारे कलर में आती है, मगर येलो लाइट की बात करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। मतलब आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। अब यदि इतनी फ्रीक्वेंसी हम जनरेट करना चाहें, यदि हम चाहें कि एक चार्ज को ऑसिलेट कराएं, इतनी फ्रीक्वेंसी जनरेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इतने फ्रीक्वेंसी का एक ऑसिलेटिंग चार्ज चाहिए या उतने फ्रीक्वेंसी का एक एसी करंट चाहिए। इतने फ्रीक्वेंसी का एसी करंट बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तभी आप देखेंगे यदि हम चार्ज एक्सेलरेट करके ईएम वेव पैदा करें, लाइट वेव, तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इतनी फ्रीक्वेंसी हम अचीव नहीं कर सकते। हाँ, हम लाइट वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो तो बल्ब के फॉर्म में, हीट इंफ्रारेड रेडिएशन, मतलब हीट फॉर्म में हम क्या करते हैं, जब बल्ब ग्लो करता है तो हीट के फॉर्म में हम ईएम वेव प्रोड्यूस करते हैं, मगर चार्ज ऑसिलेट करके मुश्किल होता है। वाइल द फ्रीक्वेंसी वी गेट इवन विद मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज अबाउट 10⁻11 हर्ट्ज। एकदम ज्यादा से ज्यादा हम 10⁻11 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। इतनी जनरेट नहीं कर सकते हम। तभी जो हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया था, हर्ट्ज ने, मैक्सवेल ने तो डिस्कवर कर लिया, मगर जब हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करी, मगर वो लाइट नहीं थी, वो कोई दूसरे स्पेक्ट्रम की थी, रेडियो वेव जिसको हम बोले, जिसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। दैट इज व्हाई एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैड कम इन लो फ्रीक्वेंसी रेंज। मतलब जो भी ईएम वेव हम प्रोड्यूस कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट से, वो क्या होती है, लो फ्रीक्वेंसी रहती है। जैसे हम बोले रेडियो वेव्स, जितने भी हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम है, फोन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो भी हम करते हैं वो सब क्या होती है, रेडियो वेव्स होती है, टीवी, रेडियो, सब चीज के बारे में। इन द रीजन ऑफ रेडियो वेव्स, और रेडियो वेव्स की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है, एकदम कम, मतलब उनका ऑसिलेशन बहुत कम रहेगा। एज इन हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट 1887। तो हर्ट्ज ने भी जो एक्सपेरिमेंट किया था, याद रखिएगा, वो लो फ्रीक्वेंसी वेव उसने जनरेट करी थी। और फ्रीक्वेंसी यदि लो है तो इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी एकदम लो है तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, वेवलेंथ को भी क्या बोल सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं। 7 ईयर आफ्टर जगदीश चंद्र बोस ने 7 साल बाद वर्किंग एट दी कैलकाटा, या अभी के डेट में क्या हो गया है, वो कोलकाता हो गया है, सक्सीडेड इन प्रोड्यूसिंग एंड ऑब्जर्विंग ईएम वेव्स ऑफ मच शॉर्टर वेवलेंथ, बहुत छोटी वेवलेंथ का 25 mm to 5 mm की क्या करी उन्होंने, ईएम वेव प्रोड्यूस करी 7 साल बाद हर्ट्ज से। ये सब क्या था, पूरा एक्सपेरिमेंटल था। तो यहां पे क्या थी, ये सारी चीजें उन्होंने किसने करी थी, लैबोरेटरी में करी थी, एकदम ओरिजिनली। फिर उसके बाद मैक्रोनी आए इटली के, उन्होंने क्या करी, पहली ईएम वेव ऐसी प्रोड्यूस करी जिसको वो बहुत किलोमीटर तक क्या कर पाए, ट्रांसमिट कर पाए। सक्सीडेड इन ट्रांसमिटिंग ईएम वेव्स ओवर ए डिस्टेंस ऑफ मेनी किलोमीटर्स, स्टार्टिंग द फील्ड ऑफ
कम्युनिकेशन। और इन्होंने क्या करी, जब पहली बार उन्होंने बहुत देर दूर तक क्या करी, ईएम वेव को ट्रांसमिट किया, तो उसी से क्या हुआ, हमारा कम्युनिकेशन चालू हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को वेव्स के फॉर्म में भी भेज सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में। अब इवन जो हर्ट्ज थे, हर्ट्ज ने स्पीड कैलकुलेट करने के लिए क्या करा, इवन स्टैंडिंग वेव्स तक जनरेट करी। स्टैंडिंग वेव्स क्या होती है, ये चीज अब 11 में पढ़ते हैं। जब दो वेव अलग अलग डायरेक्शन में आके मिलेगी या एक जगह में दो वेव पहुंचे, तो वो दोनों वेव, अब कोई भी एक जगह है वहां पे हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो वो दोनों वेव का क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वहां पे लगता है। मतलब एक पॉइंट में यदि दोनों वेव पहुंच रही है तो उस पॉइंट पे हम नेट इफेक्ट लेंगे, दोनों वेव का डिस्प्लेसमेंट को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, फिर वो क्रॉस करके चल देगी तो दोनों अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखेगी। तो ऐसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है, ये हम 11 में पढ़ते हैं। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की मदद से ही हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडिंग वेव जनरेट कर सकते हैं। यदि एक वेव हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में भेजें, एक वेव हम नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भेजें कंटिन्यू, तो दोनों यदि ओवरलैप करी तो एक ऐसी वेव जनरेट होगी जो किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी और अपनी जगह में ही ऑसिलेट करेगी। इसको हम स्टैंडिंग वेव्स बोलते हैं। तो हर्ट्ज ने इवन ईएम वेव की स्टैंडिंग वेव्स भी या स्टेशनरी वेव्स तक भी जनरेट करी थी, और उन्होंने ही वहां से ही उसकी क्या करी, एक बार और स्पीड कैलकुलेट करी। तो ये जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अब यहां से अब हम बात करेंगे इक्वेशन के बारे में कि कैसे हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बारे में देखते हैं। तो उसके पहले हम इमेजिन कर लेते हैं कि कौन कौन से डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव, हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, एक ट्रांसवर्स वेव है। वेव यदि मान लिए एक्स में मूव करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में ऑसिलेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड जेड में ऑसिलेट करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे केस मैंने अलग लिया है, तो वही हो गया ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है पार्टिकल्स उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक कैपेसिटर है, इसको हमने क्या किया, एक एसी सोर्स से क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया। एसी सोर्स से कनेक्ट करने का फायदा क्या होगा, कैपेसिटर बार बार चार्ज डिस्चार्ज होते रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। हम हर बार कैपेसिटर की पोलैरिटी चेंज होती रहेगी चार्ज डिस्चार्ज होने के बाद। तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहेगा, इस तरफ, फिर इस तरफ। जैसे जैसे कैपेसिटर क्या होगा, ये ऑल्टरनेटिंग करंट अपने पोलैरिटी चेंज करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आप एरो देख सकते हैं, ब्लू इधर तरफ भी और इधर तरफ भी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करी, डिस्प्लेसमेंट करंट बनाएगी, डिस्प्लेसमेंट करंट बना मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। यहाँ पे ये चीज हमने, यही चीज से तो ईएम वेव जनरेट होती है। तो यहाँ पे क्या होने लग जाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लग जाएगी। ये जो आप पिंक रंग का एक डॉटेड लूप देख सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं एम्पियर लूप। एम्पियर सर्किटल लॉ तो यहां भी लगेगी, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है यहां पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड का आप साइन देख सकते हैं, क्रॉस और डॉट। क्रॉस मतलब अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। अंदर, क्रॉस का मतलब अंदर डायरेक्शन और डॉट का मतलब बाहर। ऑसिलेट कर रही है ना वो, अंदर बाहर अंदर बाहर। सेम नीचे में भी अंदर और बाहर, क्रॉस मतलब अंदर, डॉट मतलब बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। अब यहां से देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड किसमें ऑसिलेट कर रही है, जेड में ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। तो वेव कैसे प्रोड्यूस होगी, दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी एक्स में, बी किसमें ऑसिलेट कर रही है, जेड में। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई उसमें टेंशन नहीं, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। तीनों का बस अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मैंने ई को एक्स में लिया और बी को वाई में लिया। तो अब जो वेव प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, एक ऐसे एक्सिस में होगी जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो एक्स और जेड दोनों का परपेंडिकुलर क्या होगा, वाई डायरेक्शन में। इसका मतलब जो वेव प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, ऐसे वाई डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी यहां पे, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में क्या है, कोई भी फील्ड क्या हो रही है, ऑसिलेट नहीं हो रही है। तो वेव कौन से डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, वाई डायरेक्शन में। इसलिए मैंने वेव को क्या किया, ग्रीन अलग से शो किया। तो ये चीज आपको समझ में आई, ट्रांसवर्स वेव है, ऐसा ही होगा, ठीक है। और करंट भी आप देखते हो, करंट का एरो मैंने क्या बनाया है, दोनों तरफ बनाया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, करंट ऐसे और ऐसे क्या करते रहेगा, चेंज होते रहेगी उसकी पोलैरिटी, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। अब यहां से देखते हैं हम इक्वेशन, और मैं आपको यह भी याद दिलाऊंगा कि 11th में हम अपनी जनरल इक्वेशन क्या लिखते हैं। तो मेन कहां से शुरू होता है, ये जो वेव्स का पूरा कंसेप्ट है ये चालू होता है 11 से। 11 में हम क्या पढ़ते हैं, पहले ऑसिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो वहां से हमें कुछ चीज पता चलती है, जो अल्टरनेटिंग करंट में हमने पूरा कंसेप्ट यूज किया है। उसके बाद वहां पे जो हम वेव के बारे में पढ़ते हैं, वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है। तो वहीं से, ये बुक में नहीं रहेगा, वहीं से मैं जनरल इक्वेशन यदि लिखूं, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, एक जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं हम प्रोपोगेटिंग वेव की, ऐसी वेव जो क्या हो रही है, प्रोपोगेट हो रही है, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं हम, y एज अ फंक्शन ऑफ x t। ये y क्यों लिख रहे हैं हम, ऐसा वो बोल रहे हैं
कि जो वेव है वो जा रही है एक्स डायरेक्शन पे, यहां पे हम पहले अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, ये तो जनरल इक्वेशन है तो इसको मैं आपको समझाऊंगा। यहां पे क्या है, वेव जा रही है एक्स डायरेक्शन में, मगर हमने लिया एक ट्रांसवर्स वेव, तो ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा वो किस में होगा, वाई में होगा, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या होगा, वाई डायरेक्शन हम ले रहे हैं, और वेव जा रही है किसमें, एक्स में, एक्स में जा रही है, पॉजिटिव एक्स में, और पार्टिकल क्या कर रहे हैं, वाई में कर रहे हैं। तो जो वाई है वेव का डिस्प्लेसमेंट है किसी भी पॉइंट में, एक्स और टी वो फंक्शन होगा टाइम का, क्योंकि एक ऑल्टरनेटिंग यहां पे साइनसॉइडल वेव रहेगी तो हर टाइम में उसकी अलग अलग वैल्यू रहेगी डिस्प्लेसमेंट की, और एक्स यहां पे क्या बताता है कि सोर्स से कितना दूर है, कितने दूर पे हम उसको देख रहे हैं वेव को, सोर्स से कितनी दूर है यहां पे, तो यही चीज बताता है। तो जनरल इक्वेशन क्या होगी, y एज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी, हर एक x में उसकी वैल्यू अलग होगी, हर एक टाइम में उसकी वैल्यू अलग होगी, जैसे हमने ऑल्टरनेटिंग करंट को लिया है, जो भी हमने उसका फंक्शन लेते थे टाइम का। अब रिलेशन आता है a साइन ब्रैकेट में kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये एक प्रकार से क्या रहती है, जनरल इक्वेशन रहती है। अब यहां पे देखें तो ये जो स्मॉल ए है, स्मॉल ए क्या बताता है हमें, एम्पलीट्यूड बताता है उस वेव का, कि उसके क्रस्ट और ट्रॉट कितने में बनते हैं, मतलब एक प्रकार का एम्पलीट्यूड्स का इंटेंसिटी बताता है, सही तरीके से तो बोला जाए। साइन, साइन का फंक्शन है, कॉस से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। साइन हम कब लेते हैं, जब वेव क्या हो, अपने ओरिजिन से शुरू हो। साइन और कॉस क्या लेते हैं, दोनों का फंक्शन लेते हैं। साइन कब लेंगे, मान लेते हैं ये वेव है और ये ओरिजिन से शुरू हो रही है ऐसे, तो हम क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। कॉस फंक्शन कब लेते हैं, जब वेव क्या होगी, अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से शुरू होगी, मतलब यदि ये मीन पोजीशन है और वेव क्या हुई, यहां से ऐसे होना चालू हुई तो कॉस लेंगे, और अपने मीन पोजीशन से ही वो ऑसिलेट होना चालू हुई तो हम क्या लेते हैं, साइन का कर लेते हैं। ये क्या है, एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन इसकी, तो हम यहाँ पे साइन ले लेते हैं, कॉस भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस ये मैटर करता है कि वो ऑसिलेट करना कहां से शुरू कर रही, जनरली हम क्या लेंगे, पूरा उसी को लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो क्या बताएगा अब, kx, ये जो kx वाली टर्म है ये क्यों आती है, क्योंकि y x का भी फंक्शन है। ये kx वाली टर्म बताती है कि वेव सोर्स से कितनी दूर है, कितनी दूर पहुंची है वेव सोर्स से, क्योंकि ये एक प्रकार का प्रोपोगेशन है, एक जो डिस्टर्बेंस है वो क्या होते जाएगा, धीरे धीरे ट्रेवल होते जाएगा, पूरा एक बार डिस्टर्बेंस जनरेट हुआ पूरा आगे बढ़ते जाएगा। तो ये kx वाली टर्म यही बताती है कि सोर्स से वेव कितना दूर है। ओमेगा टी, ओमेगा क्या होती है, उस वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टाइम मतलब जिस भी टाइम में हमें चाहिए वो बता देगा। और फाई क्या होता है, यहां पे फाई को हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। ये फाई कब यूज आता है हमारे, जब हम दो तीन वेव की बात करेंगे और दोनों वेव एक जगह से शुरू हो रही है, तो ये फाई बताता है कि दो वेव के बीच में कितना डिफरेंस है। दोनों वेव यदि एक ही जगह से चालू हुई तो हम बोलेंगे फेज डिफरेंस 0 है। यदि एक वेव अपने ओरिजिन से चालू हुई, अगली वेव उससे 90 डिग्री रुकने के बाद चालू हुई, 90 डिग्री आगे चालू हुई या 90 डिग्री पीछे चालू हुई, तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फेज डिफरेंस यूज करते हैं। जैसा हमने ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा है, ईएमएफ और करंट जो लैग करते रहते थे, लैग लीड करते रहते थे, तो फाई तो बताता था वो। तो ये एक प्रकार का फेज है। ये कब यूज में आता है, जब हम दो तीन वेव को कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ तब। तो यहां से यदि हम देखें पूरा इसका, तो यहां पे y क्या बताता है, एक प्रकार से जनरल इक्वेशन में पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये तो नॉर्मल के लिए रहता है। हमारे केस में हम तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देख रहे हैं, तो यहां पे हम बोलेंगे एक प्रकार से फील्ड डिस्प्लेसमेंट, कि हमारी जो फील्ड है वो कितनी डिस्प्लेस हो रही है। ये इक्वेशन एक बार में किसी एक ही चीज के बारे में बताएगी, एक बार में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएगी या एक बार में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगी। एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसमें ऐसी दो इक्वेशन रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की, दोनों लगभग सेम ही रहेगी, क्योंकि ये वाली पूरी टर्म सेम रहेगी, एम्पलीट्यूड हल्का सा दोनों का अलग हो सकता है, ठीक है। ए के बारे में देखें तो ए हमारा क्या बताता है, ए हमारा बताता है एम्पलीट्यूड किसका, वेव का, या उसकी इंटेंसिटी। kx के बारे में बोलें तो ये जो kx वाली टर्म है ये बताती है डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। ओमेगा आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी रहता है, और यहां पे यदि फाई के बारे में बात करें तो फाई क्या बताता है, फेज डिफरेंस। ये चीज आप कहां पे पढ़ते हैं, 11 में पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने ये तो जनरल इक्वेशन हुई, हम जो अपनी इक्वेशन ली है, जो हमने डायग्राम देखा है, उसी के हिसाब से क्या करेंगे, हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं, हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं और हमने क्या कंसीडर किया है, जो हमारी ईएम वेव है, जो अभी हमने कैपेसिटर वाला डायग्राम देखा, उसमें हमारी ईएमएफ कौन से एक्सिस में प्रोड्यूस हो रही है, वाई डायरेक्शन में। तो और एक और चीज यहां पे मैंने आपको बताना भूल गया, ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन भी क्या करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहां पे नेगेटिव साइन आया है, इसका मतलब जो है, जो वेव है, यहां पे के की बाजू में एक्स आया है, तो ये एक्स बताता है कि वेव कौन से डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है। यहां पे वेव ये एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, इसका मतलब ये उसके पार्टिकल्स भले वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेंगे क्योंकि ट्रांसवर्स वेव है। और ये जो माइनस साइन आता है, ये माइनस साइन ये बताता है कि वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। यदि यहां माइनस के बदले प्लस आ जाता ना इस साइन में, तो वो क्या बताती है कि जो वेव है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, याद रखेगा। तो ये भी क्या रहता है, एक इंपॉर्टेंट चीज रहता है। अभी क्या आया है, नेगेटिव आया है, तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या कर रही है, वो वेव प्रोपोगेट कर रही है। यदि बीच में प्लस साइन आता तो इसका मतलब ये होता है कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में क्या हो रही है, वेव प्रोपोगेट कर रही है। ये चीज एकदम बेसिक है यहाँ पे। तो अब जितनी भी टर्म है वहां पे हम लिखेंगे तो वो सेम होगा। अब हम कंसीडर करते हैं कंसीडरिंग हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है is traveling in positive y direction। हमारी जो वेव है वो क्या कर रही है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में क्या कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है। फिर से यदि हम अपना डायग्राम देखें तो आप देख सकते हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में ऑसिलेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड जेड में ऑसिलेट कर रही है, तो वेव कहां जाएगी, अपनी वाई डायरेक्शन में। वेव ऐसे कैसे जाएगी, वाई डायरेक्शन में। और ऊपर वाला पॉजिटिव ले लेते हैं, तो हम ऐसा कंसीडर कर ली, दोनों तरफ जा सकती, ऊपर नीचे, ऊपर भी तरफ जा सकती, नीचे भी जा सकती, मगर एक्स और जेड में नहीं वेव निकलेगी, वेव वाई में ही निकलेगी, हमारी जैसी कंडीशन है। तो पॉजिटिव में भी जा सकती, नेगेटिव में भी जा सकती, हम ले लेते हैं पॉजिटिव वाई में जा रही है हमारी वेव, दिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन लिखेंगे किसकी, ऑसिलेट कौन कौन हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट हो रही है उसकी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखें तो E बोल सकते हैं, एक प्रकार की क्या, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किसी भी पल की वैल्यू। और जो हमारी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन से एक्सिस में ऑसिलेट कर रही है, एक्स एक्सिस में ऑसिलेट कर रही है, तो इसलिए हम इसको लिख देते हैं ई एक्स लिख देते हैं। अब इक्वल टू क्या आएगा, E0 साइन के और y माइनस ओमेगा टी। अब यहां पे हमने y क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारी वेव है वो किस में जा रही है, y में जा रही है, इसलिए हमने क्या लिखा, यहां पे y लिखा। आगे बढ़ते हैं, यदि हम उसका देखें, ओके, तो क्यों लिया हमने यहाँ पे y, क्योंकि भले इलेक्ट्रिक फील्ड x में ऑसिलेट कर रही है मगर वेव हमारी किस में जा रही है, y डायरेक्शन में जा रही है। और यहाँ पे माइनस साइन लिया बीच में हमने, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव y डायरेक्शन में जा रही है। सेम ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का भी ले सकते हैं, b बोले इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और b अब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस में ऑसिलेट कर रही है, z में, तो यहां पे क्या हो जाएगा, B0 साइन के वाई माइनस ओमेगा टी। यहां पे हमने y क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारी वेव है वो किस में जा रही है, y डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अब यहां से बाकी चीजों के बारे में बात करें तो दूसरी टर्म आती है यहां पे जो k, ये जो k है, इस k को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं, या इसको बोलते हैं हम एक प्रकार का प्रोपोगेशन कांस्टेंट। एक प्रकार की क्या रहती है, ये कांस्टेंट टर्म रहती है, ठीक है। तो यदि k के बारे में देखें तो k क्या होता है हमारा, एंगुलर वेव नंबर, या इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या रहती है, k की हमारी जो एक्सप्रेशन रहता है वो क्या रहता है, 2 पाई बाय लैम्डा। ये किससे रिलेटेड रहता है, वेवलेंथ से रिलेटेड रहता है हमारा k। और यहां पे कौन सी टर्म देखें, ठीक है, अगली टर्म आती है क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोले ओमेगा, या इसको हम एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, दोनों सेम मतलब है। तो ओमेगा की वो क्या होता है एक्सप्रेशन, 2 पाई बाय एफ, मतलब एक प्रकार से क्या रहता है, ये फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन रहता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोले या फ्रीक्वेंसी बोले, सेम चीज, बस यहां पे क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की मदद से क्या निकल जाएगी, हमारी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, ठीक है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ओके।
और E0 की बात करें तो E0 और B0 क्या है, यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब दोनों की मैक्स वैल्यू, जब दोनों ऑसिलेट करेंगे तो दोनों की मैक्स वैल्यू आएगी ना सेम ऑल्टरनेटिंग करंट में जैसे हमने पढ़ा है, ठीक है। अब उसके बाद हम एक और एक्सप्रेशन की बात करें तो एक और एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा 11th में हम इसको पढ़ते हैं। क्या एक्सप्रेशन रहता है वो, वेव की स्पीड किसके टर्म्स में, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म में। तो उसका एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है यहाँ पे, यदि हम वेव की फ्रीक्वेंसी देखें जिसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, एफ से, तो उसका एक्सप्रेशन होगा v बाई लैम्डा। ये क्या रहता है, एक प्रकार का जनरल एक्सप्रेशन रहता है हर वेव के लिए। v क्या बताता है यहाँ पे, स्पीड ऑफ वेव, ये क्या बताएगा, स्पीड ऑफ वेव। बट हमारे केस में एक्सप्रेशन कैसा होगा, हमारे केस में तो जो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हो रही है, लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, f इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो ये एक्सप्रेशन भी क्या होता है, फॉलो होता है। ये क्या रहता है, एक प्रकार का जनरल एक्सप्रेशन रहता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म में। तो हम कौन सा लेंगे, सेम एक्सप्रेशन, मतलब समझ में आना चाहिए कि ऊपर में v की टर्म रहती है, बस सबके लिए क्या रहता है, ये लागू रहता है, ठीक है। अब यहां से एक और एक्सप्रेशन देखते हैं, यदि इसी को ही हम क्या करें, हल्का सा वो करें, तो f को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को यदि हम देखें तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालें तो ओमेगा बाई 2 पाई होगा, बिल्कुल। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बाई 2 पाई इज इक्वल टू, अब v को हम क्या ले लेते हैं, c ले लेते हैं, क्योंकि यहां पे हमारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे उल्टा कर देते, लैम्डा को यहां दे देते, तो लैम्डा बाई 2 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बाई ओमेगा। एक प्रकार से हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे करके दे दिया। तो यहां से हम एक और चीज क्या लिख सकते हैं, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, उल्टा k हो जाएगी, सही तरीके से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई के एंगुलर वेव नंबर और c बाई ओमेगा। तो यहां से हमारा एक और एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, c इज इक्वल टू, ओमेगा ऊपर चले गया, ओमेगा बाई के एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेव नंबर के फॉर्म में। ये एक्सप्रेशन भी क्या रहता है, आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए। तो दो मेन एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला। तो इतना ही रहता है बस इक्वेशन के फॉर्म में, और जब अभी हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इक्वेशन लिखते हैं। कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसा करेगा एनसीईआरटी में कि आपको मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे देगा, आपको बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन बताओ, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हमने जनरल इक्वेशन देखी वेव की कैसे रहती है, ठीक है। अब मेन टॉपिक आता है हमारा इंपॉर्टेंट कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और ये टॉपिक पढ़ के क्या, ये पूरा टॉपिक में बहुत सारे पॉइंट्स देख के क्या होगा, आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बनेंगे, क्योंकि यहां से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है उसके एनर्जी के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या क्या उसकी खूबी है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूसेस बाई एक्सेलरेटेड चार्जेस। यही तो हम पूरा बात करते हुए आए हैं, चार्ज एक्सेलरेट हुआ तो वेव प्रोड्यूस हो जाएगी, भले वो पास्ट में एक्सेलरेट हुआ होगा, उसकी वेव कहां तक फॉलो करते रहेगी कोई नहीं सोच सकता, ठीक है। These waves do not require any material medium for propagation. इन वेव्स को कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है प्रोपोगेट करने के लिए। जैसे इसका अपोजिट कौन-सी रहती है, मैकेनिकल वेव। जैसे जो साउंड वेव है, स्पीड ऑफ साउंड, साउंड वेव जो है वो क्या है, एक प्रकार की मैकेनिकल वेव है, उसको कोई मीडियम चाहिए रहता है। मगर इलेक्ट्रिक ईएम वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसवर्स वेव है और उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। जो ट्रांसफर वेव होती है एक प्रकार की मैकेनिकल वेव भी होती है, मतलब मैकेनिकल ट्रांसफर वेव भी होती है, मगर वो सिर्फ उसी मीडियम में फॉलो कर सकती है जो भी मीडियम क्या कर सकता है, शियर स्ट्रेस सस्टेन कर सकता है। ये चीज हम पूरा किस में पढ़ते हैं, 11 में पढ़ते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है वो तो हर जगह फॉलो कर देती है, जो भी मीडियम कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या कर ले, झेल ले। मगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ सकती, ये स्पेस में ट्रेवल करती है, लाइट में ट्रेवल करती है, विजिबल लाइट भी एक प्रकार की क्या है, ईएम वेव ही है। तो जो भी जितने भी पहले जितने भी ह्यूमन बींग्स थे वो कहां पे आए, पानी में आए ना। तो पानी में हमारी आइस क्या हुई, इवॉल्व हुई, और पानी के अंदर भी लाइट वेव क्या होती थी, ट्रेवल करती थी। तो इसलिए हमारी आंखें ऐसी बनी है कि हम क्या कर सकते हैं, लाइट वेव को ही क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि वैसी इवॉल्व हुई है हमारी आइस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। और ऐसा क्यों, हम जानते हैं कि हर एक जगह में फील्ड पॉइंट्स हैं, बस उस फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है। हर एक जगह में इलेक्ट्रिक परमिएटिविटी होगी और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होगी हर एक जगह में। तो इसी कारण क्या हो सकती है, ईएम वेव ट्रेवल कर सकती है। दीज वेव्स ट्रेवल इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में जनरली हम क्या कंसीडर करते हैं, स्पेस मतलब वैक्यूम, या हम बोले एयर, और सबसे ज्यादा चीजें तो इन्हीं दोनों की मिलकर बनी है। विद ए स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड की वैल्यू बहुत यूज होती है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। बाय ए रिलेशन c इज इक्वल टू 1/√μ0 E0।
अभी तक तो हम एकदम अच्छे से जानते होंगे। म्यू जीरो क्या है हमारा यहाँ पे, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और एप्सिलॉन जीरो क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोलते हैं और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते हैं। परमिटिविटी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, परमिएबिलिटी मैग्नेटिक के लिए। इट मीन्स लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ये चीज तो क्या है, पूरी एक प्रकार के कंक्लूजन नहीं दिख रही है, आगे वाले पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट आएंगे। द स्पीड ऑफ ईएम वेव्स इन ए मीडियम इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 1/√ म्यू और एप्सिलॉन। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यदि कोई मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है, जैसे हम बोल सकते हैं एयर और वैक्यूम के अलावा वाटर में ट्रेवल कर रही है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वाटर की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या है, जिसको हम क्या बोलेंगे, म्यू बोलेंगे। और हमें एक और चीज क्या देखनी पड़ेगी, वाटर की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या है। ये दोनों वैल्यूज यदि हमें पता रही या रिलेटिव परमिटिविटी पता रही दोनों की, तो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, मतलब वो कोई भी जो मीडियम है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है और मैग्नेटिक कंडक्टिविटी क्या है, उस पर वो क्या करती है, डिपेंड करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड। मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। एक जो भी मीडियम है उसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, उस पर डिपेंड करती है। एयर और वैक्यूम और स्पेस की तो सेम ही रहती है। आगे बढ़ते हैं। ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। बिल्कुल यही चीज तो अभी हमने क्या करी, इक्वेशन के फॉर्म में देखी। इन फ्री स्पेस, मतलब हम स्पेस की बात करें, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ईएम वेव्स आर रिलेटेड बाय ये एक्सप्रेशन भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी क्या पूछता है, न्यूमेरिकल पूछता है। मतलब यदि आपको किसी एक वेव का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है या एम्पलीट्यूड हम बोले एक प्रकार से, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑसिलेट कर रही है, उसको आप ये E0 और B0 की मतलब क्या है, मैक्स वैल्यू उसकी गिवन है। और इससे तो कभी कभी हम रिलेशन को भी क्या करते हैं, वो करते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है कैसा बता रहा है, E0/B0 इक्वल टू C। तो ये न्यूमेरिकल बनाने में काम आता है ये एक्सप्रेशन। यदि किसी की भी मैक्सिमम वैल्यू पता है, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता याद ही रखना है 3 × 10⁸, तो हम दूसरे फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं एनर्जी वाली बात। द energy of EM waves is divided on an average equally between electric and magnetic field। अब जो एनर्जी रहती है, यहां पे क्या हो रहा है, एनर्जी ऑसिलेट कर रही है एक प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो सेम इसको आप इमेजिन करके समझ सकते हैं कि एक करंट है वो क्या कर रहा है, एलसी ऑसिलेशन हो रहा है। यहां पे आप सेम इसको इमेजिन कर सकते हैं कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो रही है, फिर इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हो रही है, फिर कैपेसिटर में स्टोर हो रही है, सेम वैसी की फॉर्म में। तो क्योंकि कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है और इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है, तो सेम उसी ऑसिलेशन को आप मान सकते हैं। मतलब UE इज इक्वल टू UM। यू क्या बता रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड है और पोटेंशियल एनर्जी जो मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर्ड है, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं। अब यहां पे एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो द एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पे वॉल्यूम भी होता है और पर यूनिट सरफेस भी ले लेते हैं, हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो देखेंगे। इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, इन वैक्यूम एंड मैग्नेटिक फील्ड B इज गिवन बाय, अब ये क्या रहता है, दो एक्सप्रेशन रहता है हमारा, किसका, एनर्जी डेंसिटी का, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब क्या समझ सकते हैं आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में। और ये एक्सप्रेशन क्या आता है हमारा, एक कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर करता है, वही वाला तो एक्सप्रेशन है ये, सेम। बस यहाँ पे क्या होती है, दोनों की परमिटिविटी सेम होती है और जो भी एनर्जी लोग पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके फील्ड के स्क्वायर के। मतलब यदि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर रहा है, एनर्जी डेंसिटी है उसकी, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके फील्ड के स्क्वायर में। कैपेसिटर किसमें एनर्जी स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो भी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके फील्ड के स्क्वायर में। इंडक्टर किसमें एनर्जी स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये दोनों रिलेशन वहीं से आते हैं। इसका आपको डेरिवेशन देखना है तो आप जा सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, वहां पे मैंने इसका डेरिवेशन कराया है। और प्रीवियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप जाएंगे तो वहां पे जब हम सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे आप इसका जाके डेरिवेशन देख सकते हैं। दोनों का मैंने डेरिवेशन करवाया है। तो ये दोनों क्या है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट स्टोर, एक कैपेसिटर का है, एक किसका है, इंडक्टर का है। और इन्हीं दोनों के बीच में तो एनर्जी ऑसिलेट हो रही है। तो जो वेव्स रहती है उसमें भी क्या रहती है, सेम ऐसी एनर्जी ऑसिलेट होती है। और एवरेज एनर्जी क्या होती है, दोनों का सम बोल सकते हैं हम। एनर्जी एसोसिएटेड विद ईएम वेव इज गिवन बाय, अब इसमें पूरा टोटल रिलेशन कैसे देते हैं हम, एनर्जी मतलब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या हम बोले एनर्जी डेंसिटी की ही बात कर रहे हैं। और क्या होगी, आधी मैग्नेटिक फील्ड में होगी, आधी किस में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी। तो ये एप्सिलॉन जीरो क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी।
ई मतलब मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का स्क्वायर और डिवाइड बाय 2। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी स्टोर करता है, उसी का तो एक्सप्रेशन है। और दूसरा जो प्लस वाला एक्सप्रेशन है ये क्या बताता है, एक इंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी स्टोर करता है। ऐसे ही तो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है। तो ये वही दोनों की वैल्यू है जो क्या की है, हम प्लस किए। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज क्या आती है, जैसे यहाँ पे नॉर्मल क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है। तो जनरली जब हमने एसी करंट पढ़ा है तो वहां पे हमने क्या लिया है कि जब भी ई रहता था तो इसका मतलब क्या होता था कि वहां पे हम पूरी उसकी इक्वेशन लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताता था वहां पे। बट यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे भी वेरी तो कर रही है फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, बट इस एक्सप्रेशन में हम इक्वेशन तो नहीं डाल पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे ई की वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है। और जनरली जब भी हमको क्वेश्चन में दिया है अल्टरनेटिंग करंट के 200, जैसे हमारे घर में सप्लाई आती है, कितने की आती है, 220 वोल्ट की आती है। 220 वोल्ट जो वोल्टेज आता है वो क्या है, वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं है, वरना वो बोलेगा मैग्नीट्यूड है 220 वोल्ट का। नहीं, तो जो हमारे घर में 220 वोल्ट भी आता है वो आरएमएस वैल्यू है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल वैल्यू बोलते हैं, इसी को हम इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं। क्योंकि एसी साइकिल में कितना वोल्टेज जा रहा है कैसे बताएंगे, तो हम उसकी आरएमएस और वर्चुअल वैल्यू ही निकालते हैं। कहीं पे भी कोई भी चीज वेरी करते रहे, वहां पे करंट और ईएमएफ था, यहाँ पे ईएमएफ और क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एक प्रकार से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है। तो याद रखिएगा जो ये ई और बी है ये दोनों वैल्यू कौन सी है, वर्चुअल वैल्यू है, या हम इसको बोले रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। बी की भी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, अभी तक हमने कहीं निकाला नहीं है, मगर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है सेम वैसी तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी कर रही है, तो उसकी भी तो हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल सेम वही √2 करके। तो ये कंसेप्ट क्या होगा, यहां भी लगेगा। तो याद रखिएगा ये जो एक्सप्रेशन है इसमें जो ई और बी लिखा हुआ है ये क्या है, हम तो नॉर्मल इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेते थे, पुराना जो हमारा नोटेशन है, बट यहां पे हम एनर्जी की इक्वेशन में इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो नहीं रखेंगे। यहां पे ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, आरएमएस वैल्यू होगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिससे यहाँ की क्या मिलती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, वो भी क्वेश्चन हम बनाएंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद। ठीक है, अब देखें हम एवरेज एनर्जी डेंसिटी की बात करें, क्योंकि एक प्रकार से क्या है, एनर्जी डेंसिटी ही है और सेम इसको हम एवरेज भी बोल सकते हैं, वही एक्सप्रेशन आएगा। बट हम ये जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन है इसको हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू के टर्म में रख रहे हैं। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी मैक्स वैल्यू ऑल्टरनेटिंग मतलब उसकी साइनसोइडल साइकिल की, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की मैक्स वैल्यू है उसकी साइनसोइडल साइकिल की। तो यहां पे जस्ट हमने क्या किया, ई की वैल्यू पुट कर दी। तो ई आरएमएस इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू बाय √2, यही एक्सप्रेशन होता है करंट, अल्टरनेटिंग करंट का भी यही था। और मैग्नेटिक फील्ड के भी केस में क्या होगा, बी आरएमएस मतलब मैग्नेटिक फील्ड की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू बाय √2। तो वही चीज को हमने क्या किया, यहां पे पुट किया। ई स्क्वायर में पुट करेंगे तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और नीचे एक 2 है तो वो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेम यहां पे भी क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन भी क्या रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इससे भी न्यूमेरिकल पूछेगा आपको, और हम भी एक ऐसा न्यूमेरिकल क्या करेंगे, बनाएंगे। तो समझ में आया आपको, यहां पे क्या है, आरएमएस वैल्यू, और इसी आरएमएस वैल्यू के टर्म में हमने क्या रख दी, मैग्नीट्यूड रख दिया, उसका मतलब मैक्स वैल्यू रख दी, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्स वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड की मैक्स वैल्यू। तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अब हमें पता है कि जो एनर्जी रहती है वो दोनों में बराबर स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बनाती रहती है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाती रहती है, दोनों एक दूसरे को बनाते रहते हैं, तो दोनों में बराबर एनर्जी स्टोर होती है। तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, सम करके लिख सकते हैं, 1/4 प्लस 1/4 करेंगे तो 1/2 आएगा। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी के टर्म्स में हो गया, और यही किसके बराबर होगा, 1/2 B0² 2μ0। तो दोनों क्या होगा, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, बीच में देखिएगा इक्वल टू का साइन है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये जो दोनों एक्सप्रेशन है ये क्या रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल पूछा तो बनाने आना चाहिए। हम बनाएंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, पहले हम स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उस लेक्चर के सेकंड लेक्चर के एंड में बनाएंगे हम, मतलब इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा उसके एंड में हम ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। नॉर्मल यदि फॉर्मुला लिखा ई और बी, तो याद रखिएगा वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। सिंपल कैसे याद करेंगे, जैसे हमारे घर में एसी सप्लाई आती है 220 वोल्ट की, तो वो क्या है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ 300 के ऊपर होती है, उस साइकिल की मैक्सिमम वैल्यू वो क्या रहती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू रहती है। तो ये दोनों रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। यदि नीचे 4 आता है तो हम क्या कर रहे हैं, आरएमएस वैल्यू का एक्सप्रेशन पुट कर रहे हैं। तो E0 के टर्म में यदि आप एक्सप्रेशन लिखेंगे तो नीचे 4 आ जाएगा, और दोनों में आधी आधी लगभग बराबर ही रहती है, तो किसी एक को ही डबल करके हम लिख दिए, किसी एक को ही हम डबल करके लिख दिए, तो मतलब वही। हमें पूछते हैं कि किसी भी एक पॉइंट में, जैसे एक बल्ब का क्वेश्चन मिलेगा आपको, बल्ब से चारों तरफ से लाइट निकल रही है। अब हमें क्या चाहिए, कोई एक डिस्टेंस पे एक स्फीयर बन गया, और एक स्फीयर के कोई भी एक रेडियस में हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या चाहिए, इंटेंसिटी चाहिए, कि कितनी इंटेंसिटी है उस पॉइंट में।
तो वो हम कैसे निकालते हैं, ये भी न्यूमेरिकल्स में पूछता है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिफाइंड एज द एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया। एनर्जी क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है पर सेकंड पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है एक प्रकार से। कैसे, मान लेते हैं एक ये बल्ब है और ये क्या कर रहा है, एक लाइट जनरेट कर रहा है, तो ये क्या होगा, पूरा एक अपना सरफेस एरिया होगा, एक स्फीयर होगा मान लेते हैं, तो यहां पे हम क्या ले लेंगे, स्फीयर का एरिया ले लेंगे। अब हमें चाहिए कि किसी एक पॉइंट पे मान लेते हैं कोई आर डिस्टेंस पे है, यहां पे हमें क्या निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है, इतने पूरे। एक प्रकार से इसको बोल सकते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस टाइप का ही होगा, क्योंकि हर जगह एक सर्कल में इंटेंसिटी सेम होगी, तो हम स्फीयर का सरफेस एरिया ले लेंगे और यहां से एक सेक्शन ले, एक सेक्शन मतलब पूरा एरिया ले ले, तो यहां से पर यूनिट एरिया कितनी पास हो रही है, तो वेव इज डिफाइंड एज द एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया, पर सेकंड टाइम के साथ और पर यूनिट एरिया कितनी यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रॉस हो रही है, उससे हम क्या कर पाएंगे, इंटेंसिटी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसके क्या होते हैं, दो एक्सप्रेशन होते हैं, दोनों क्या रहेगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इसी से बनता है। इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, पावर अपॉन एरिया। अब यहाँ पे पावर का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से पावर क्या है, एनर्जी बाई टाइम ही है, जूल्स पर सेकंड ही हम उसको बोल सकते हैं, यही तो पावर होता है। तो वही यहाँ पे बोला है, एनर्जी मतलब क्या, जूल्स, क्रॉसिंग पर सेकंड, तो जूल्स पर सेकंड मतलब पावर हो गया, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया तो ये नीचे के आ गई, एरिया की टर्म आ गई, तो ये एक एक्सप्रेशन हुआ उसका। दूसरा, इसका एक और इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन रहता है, वो कैसा रहता है, जो हमने एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकाली है, उसी को यदि हम क्या करें, स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दे, तो भी हम क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। ये चीज कहीं भी बुक के अंदर नहीं लिखी है, बट ये फॉर्मूला क्या होता है, यूज होता है। आपको पूछेगा कि इतने रेडियस में एक बल्ब है 100 वॉट से जलता है और इतने रेडियस में आपका क्या करिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी निकालिए, तो आप क्या करेंगे, ये दोनों एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं। बल्ब की पावर और कितने दूर में हमें इंटेंसिटी निकालनी है, वो रेडियस दिया रहेगा, एक स्फीयर का एरिया लेंगे यहाँ पे, और जो एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन है, एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन आप कौन सा ले सकते हैं, यहां पे यूएवी का ये वाला एक्सप्रेशन ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, ये वाला जो भी आपको दिया रहा है। तो यहां से आपको क्या पता चल जाएगा, मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, या इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, या आपको इंटेंसिटी पता चल गई यहां से पावर बाई एरिया से, तो आप यहां पे वैल्यू रख के क्या कर सकते हैं, किसी भी एक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, ये दोनों में से कोई भी एक एक्सप्रेशन यूज करके, जो डाटा गिवन है उसके हिसाब से। तो ये भी क्या रहता है, पूछता है। ठीक है, आगे वाले पॉइंट्स देखते हैं। EM waves being uncharged are not deflected by इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करते रहती है और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते रहती है, दोनों एक दूसरे को बनाते हुए आगे चलते रहते हैं। तो यहां पे कोई चार्ज नहीं होता है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है और मैग्नेटिक फील्ड रहती है, तो कोई भी चार्ज नहीं है, इसीलिए किसी भी चीज से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगी, डिफ्लेक्ट नहीं होगी। याद रखिएगा, ईएम वेव्स डिफ्लेक्ट नहीं होती, क्योंकि यदि चार्ज होगा और एक चार्ज यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो वो डिफ्लेक्ट होगा। एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो भी उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, एक फोर्स लगाएगी, मगर यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए डिफ्लेक्ट नहीं होती कोई भी। यदि ईएम वेव कहीं जा रही है और रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ी तो उसको कोई टेंशन नहीं, वो अपना चल देगी चुपचाप उसको पार करके। आगे देखते हैं, EM waves like other waves carry energy and momentum। EM वेव जैसे सारी वेव्स जो होती है वो क्या करती है, डिस्टरबेंस वो करती है, प्रोपोगेट करती है, और एनर्जी और मोमेंटम भी प्रोपोगेट करती है। एनर्जी कैसे आप बोल सकते हैं कि एनर्जी कैसे प्रोपोगेट करती है ईएम वेव, तो सिंपल एग्जांपल है लाइट वेव। सन से क्या होता है, जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है और सन अपना बहुत सारा मास, क्या बिलियंस किलो मास क्या करते रहता है, लूज करते रहता है, वही किसके फॉर्म में निकलता है, प्रोटॉन्स के फॉर्म में निकलता है, फोटॉन्स के फॉर्म में निकलता है। और फोटॉन्स का मास नहीं होता है, याद रखिएगा, मास उसका जीरो होता है, मगर उसमें मोमेंटम होता है। तो सेम यहाँ पे E इक्वल टू MC स्क्वायर में हम देखेंगे मास नहीं है मगर उसके पास एनर्जी है, उस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। तो लाइट वेव हमें एनर्जी ला के देती है। आप अपने हाथ को धूप में रख दो तो आपके हाथों में जो सूरज की जो गर्मी लगती रहेगी, धूप लगती रहेगी, उससे एनर्जी, तो हाथ आपका गर्म होगा, एनर्जी भी है, और आपको मोमेंटम भी मिलेगा थोड़ा सा, मगर वो मोमेंटम इतना छोटा रहता है कि आप उसको फील नहीं कर सकते कि आपके हाथों में कोई फोर्स लग रही, मगर मोमेंटम भी ट्रांसफर करती है। तो एनर्जी और मोमेंटम दोनों ट्रांसफर करती है ईएम वेव्स, सिंस इट हैज अ मोमेंटम। एंड ईएम वेव्स कैन आल्सो एक्सर्ट प्रेशर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। तो ईएम वेव्स क्या कर सकती है, एक प्रेशर भी एक्सर्ट कर सकती है। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी होता है, मैं आपको दिखाता हूं, जिससे हम देख सकते हैं किसी भी, यदि हम एक लाइट वेव यूज करें तो लाइट वेव एक क्या हो सकती है, ऐसे सरफेस को मोमेंटम ट्रांसफर करेगी जो सरफेस क्या कर रहा है, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है।
देखते हैं इसके बारे में। तो ये आप एक क्लिप देख सकते हैं। ये क्लिप में आप देखिए कि एक चीज रोटेट कर रही है पूरा लाइट सोर्स से। फिर से एक बार देखते हैं, छोटी सी क्लिप है, मतलब एक लाइट सोर्स से क्या हो रही है, एक चीज को हम क्या कर सकते हैं, पूरा रोटेट कर सकते हैं। और ये जो पूरा सरफेस है ये किसमें, वैक्यूम में है, ताकि कोई भी थर्मोडायनेमिक का फंडा ना आए यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं लाइट वेव से भी क्या हो रहा है, मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे मोमेंटम ही तो ट्रांसफर हो रहा है, ये ब्लेड्स यदि रोटेट कर लेते हैं। और ये जो सरफेस ऐसे हैं जो पूरा मतलब रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, पूरा क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एक प्रकार से बोला जाए तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि ईएम वेव भी क्या कर सकती है, मोमेंटम और एनर्जी क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इफ वेव इंसिडेंट ऑन ए कंप्लीटली अब्सॉर्बिंग सरफेस, एक ऐसे सरफेस में वेव गिरती है जो क्या करेगा, पूरी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, देन मोमेंटम इज डिलीवर बाय पी को हम कैसे डिनोट करते हैं, मोमेंटम, और यहां पे इज इक्वल टू यू बाई सी। ये यू क्या है, आपको स्मॉल दिख रहा है, एक प्रकार से आप सोच सकते हैं एनर्जी डेंसिटी है, बट यहां पे हम क्या ले लेते हैं, कैपिटल यू भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे डेंसिटी ना होके एनर्जी अब्सॉर्ब पर यूनिट सरफेस एरिया भी होता है, तो भी हम क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल यू और कैपिटल यू क्या रख सकते हैं, दोनों रख सकते हैं। हम एक न्यूमेरिकल बनाएंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे, एनर्जी डेंसिटी के बदले एनर्जी ही लेंगे, टोटल एनर्जी। तो ये एक मोमेंटम का क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रिलेशन रहता है, पी मोमेंटम, यू कितनी एनर्जी है उस वेव में, और सी क्या है, हमारी स्पीड ऑफ लाइट। आगे बढ़ते हैं। अब सेम कैसे एनर्जी कैरी करती है, तो हम जानते हैं लाइट क्या करती है, कैरीज एनर्जी फ्रॉम द सन टू द अर्थ, दस मेकिंग लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। बिल्कुल इसी के कारण क्या होती है, लाइफ पॉसिबल है अर्थ में, क्योंकि यदि सूरज से हमें गर्मी नहीं मिलेगी तो अर्थ क्या हो जाएगा, पूरा फ्रीज हो जाएगा, और लाइफ क्या हो पाएगी, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी यहाँ पे। आगे देखते हैं। अब जो लाइट है वो लाइट किसकी बनी हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है ही, मगर वो एक एलिमेंट्री पार्टिकल की बनी है, एक क्वांटम पार्टिकल उसको हम बोल सकते हैं। क्वांटम पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे एक फोटॉन्स की बनी रहती है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी हम उसको बोलते हैं। ये नॉर्मल पार्टिकल्स नहीं होते, याद रखिएगा, जैसे हमारे छोटे से जो कण होते हैं ये उनके जैसे नहीं होते। क्वांटम पार्टिकल्स एकदम अलग होते हैं, वो एकदम अलग ही प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, और वो हमेशा वेव बिहेवियर देते हैं, जितने भी क्वांटम पार्टिकल्स हो गए। तो यदि हम जो फोटॉन्स के बारे में बात करें, फोटॉन्स क्या है, जो लाइट ईएम वेव प्रोड्यूस करता है, तो उसका चार्ज क्या रहता है, जीरो रहता है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज रहता है, इसका कोई चार्ज नहीं रहता है। स्पिन 1 की रहती है। मास देखें, रेस्ट मास, तो इसका मास जो रहता है वो जीरो रहता है, याद रखिएगा, फोटॉन्स का कुछ मास नहीं रहता है। तो लोगों को डाउट होता है कि जब उसका मास नहीं है तो उसके पास एनर्जी कैसे, एनर्जी और मोमेंटम तो वो ट्रांसफर कर ही रहे। तो यहां पे अलग, मतलब जो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर हम देखते हैं, उसको लोग गलत समझते हैं। उसके बारे में देखें, स्पीड देखें तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है वो, और जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है वो ऐसी रहती है, E इज इक्वल टू pc स्क्वायर। ये p यहां पे क्या बताता है, मोमेंटम बताता है। तो सही तरीके से देखा जाए तो हम मास और जब एनर्जी को हम बोलते हैं, आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है मास और एनर्जी रिलेटेड रहती है। सही तरीके से देखा जाए तो यहां पे क्या है, मोमेंटम और एनर्जी रिलेटेड लाइट में। तो लाइट के पास एनर्जी भी है और मोमेंटम भी है, मगर मास नहीं है उसके पास। अब ये कैसे बन रहा है इसको भी हम देखेंगे। और स्पेस टाइम, मतलब स्पेस टाइम से कोई मतलब नहीं रहता फोटॉन्स को। इसका मतलब यह है कि जब एक लाइट वेव ट्रेवल करेगी तो उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है ना कि उसके लिए पूरा यूनिवर्स क्या रहता है, रुका हुआ रहता है। मतलब हमें पता है कि सन से अर्थ में लाइट आने में 8 मिनट 20 सेकेंड्स लगता है। मतलब सन से लाइट को पहुंचने में अर्थ में, ऑब्वियसली बात है वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, फिर भी उसको 8 मिनट 20 सेकंड लग रहा है। मगर जो फोटॉन्स होंगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसी समय सन से निकले होंगे और उसी समय वो हमारे पास पहुंच जा रहे होंगे। मतलब जब एक लाइट का फोटॉन ट्रैवल करता है ना, तो उसके लिए पूरा यूनिवर्स क्या है, रुका हुआ है। जब आप लाइट स्पीड से ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए क्या होगा, पूरा यूनिवर्स क्या होगा, रुका हुआ रहेगा, आपके लिए टाइम नहीं चलेगा, याद रखना। तो इसलिए जो फोटॉन्स होते हैं लाइट, उनके लिए टाइम कोई मैटर ही नहीं करता, उनके लिए पूरा यूनिवर्स क्या है, फ्रीज है, टाइम रुका हुआ है उनके लिए, याद रखिएगा ये चीज रहती है। अब आगे देखते हैं। तो जनरली हम देखते हैं कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये क्या होती है, यहां पे लागू नहीं करती। मतलब ओरिजिनली ऐसी इक्वेशन नहीं होती है, मास का यहां पे बहुत बड़ा खेल रहता है। वो रेस्ट मास है कि रिलेटिविस्टिक मास है, उसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। पूरी तरीके से इक्वेशन देखें तो ये वही है, उसको स्क्वायर रूट करके उसमें हम टर्म ऐड करते हैं। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर प्लस pc स्क्वायर। ये p क्या है, यहाँ पे मोमेंटम है, और मोमेंटम का मतलब ही लैटिन में क्या होता है, टू गो। तो ये होती है ओरिजिनल इक्वेशन। अब यदि आगे देखें तो यदि कोई चीज, आगे देखते हैं, यदि क्या है कि कोई चीज मूव नहीं कर रही है तो उसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा। तब ये इक्वेशन आती है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। यहां पे स्क्वायर रूट दे दे तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर ही हो जाएगी इक्वेशन। ये टर्म जीरो हो गई, यहां पे स्क्वायर रूट दे दे। तो जब कोई चीज मूव नहीं करती है ना, तब वो इक्वेशन लगती है आइंस्टाइन की E इज इक्वल टू mc स्क्वायर वाली। तो
इफ द थिंग इज नॉट मूविंग, यदि वो चीज मूव नहीं कर रही है तो इक्वेशन रिड्यूस होकर क्या हो जाती है, E इक्वल टू mc स्क्वायर हो जाती है, जो हम देखते हैं। मगर कोई चीज मूव करने लग जाती है तो उसमें अलग इक्वेशन लगती है, ठीक है। अब यदि किसी चीज के पास मास नहीं है, जैसे लाइट है, लाइट का मास 0 होता है, उसके पास मास है ही नहीं, तो ये वाली जो पूरी टर्म है ये क्या हो जाती है, पूरी 0 हो जाती है। तो सिर्फ क्या बचा, E इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये आएगा हमारी क्या इक्वेशन रहती है। तो लाइट में क्या रहता है, कोई मास नहीं रहता है। मतलब यहां पे आप बोल सकते हैं कि लाइट के पास मोमेंटम है और एनर्जी है, दोनों चीज क्या हो रही है, एक दूसरे से चेंज हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस चीज में तो बहुत सारा डाउट हो सकता है क्योंकि ये बहुत हाई लेवल चीज है। आगे देखते हैं, ईएम वेव्स आर पोलराइज्ड। पोलराइज्ड का मतलब क्या होता है कि उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि भाई तू इतने फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट हो, इस प्रकार की फ्रीक्वेंसी से प्रोपोगेट हो, इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी से प्रोपोगेट हो। इसी को हम पोलराइजेशन बोलते हैं कि अपने मन चाहे के हिसाब से हम उसकी फ्रीक्वेंसी रेस्ट्रिक्ट कर पाए। तो ईएम वेव्स को हम क्या कर सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं। एंड कैन बी इजिली सीन इन दी रिस्पॉन्स ऑफ पोर्टेबल एएम रेडियो और ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। जितने भी हमारी रेडियो वेव्स होती है, टेलीफोन्स के सिग्नल्स होते हैं, सब यही वेव पे ही तो काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर ही। और वो सब लोग क्या है, सेंस करते हैं। भेजने के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड भी उन लोग यूज करते हैं, मगर उन लोगों का जो एंटीना है वो सिर्फ क्या सेंस करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल सेंस करता है। मतलब ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ही वो बस सेंस करता है। द एएम रेडियो, एक रेडियो की बात करें, हैज अ टेलीस्कोप एंटीना, इट रिस्पॉन्ड्स टू द इलेक्ट्रिक पार्ट ऑफ द सिग्नल। सिर्फ इलेक्ट्रिक पार्ट के सिग्नल को वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। अब यदि यहां पे व्हेन द एंटीना इज ट्यून्ड हॉरिजॉन्टल, यदि हम एंटीना जो ऐसे खड़ा रहता है उसको हम यदि हॉरिजॉन्टल कर दें तो द सिग्नल विल बी ग्रेटली डिमिनिश्ड। सिग्नल क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो एंटीना है वो क्या सेंस कर रहा है, वाई डायरेक्शन की ऑसिलेटिंग फील्ड को, जो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। यदि उसको हम ऐसे कर दिए तो वो क्या सेंस करने लग जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करना, जो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसको सेंस करने लग जाएगा। तो एंटीना को हम बकायदा ऐसा रखते हैं ताकि वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस करे, क्योंकि इलेक्ट्रिक सिग्नल से ही हमारा पूरा काम है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कैसे हम रेडियो को ट्यून करते हैं, एलसीआर सर्किट में जो भी चैनल चाहिए उस चैनल का करंट मैक्सिमम हो जाता है सर्किट में, तो वो चैनल चलने लग जाता है। सेम यही चीज तो है पूरी यहाँ पे। तो ईएम वेव को हम क्या कर सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे में और चैप्टर्स में तो देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवलिंग इन वैक्यूम, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है विद स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है हमें। फाइंड द वेलोसिटी इन द मीडियम हैविंग रिलेटिव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ 2 and 1 रेस्पेक्टिवली। हमें क्या बोलना है कि उसी वेव की क्या निकालो, स्पीड निकालो किसी दूसरे मीडियम में, और उस मीडियम की हमें क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी लिखा है, बट सही तरीके से क्या होगा, ये रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होगा और रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होगा। 2 और 1 दिया हुआ है, रेस्पेक्टिवली निकालो, ठीक है। तो अलग मीडियम में इस वेव की स्पीड निकालनी है, ओके। और यहां पे ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि इसमें रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी दिया हुआ है। तो ये क्या होगा, यहां पे यही चीज का क्या होगा, ट्रिक होगा। देखते हैं गिवन वैल्यू सबसे पहले। तो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट तो हमें दिया हुआ है वेव की स्पीड दिया हुआ है, और ये स्पीड तो जनरली हमें याद रहनी चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब क्या दिया हुआ है, रिलेटिव इलेक्ट्रिक इसको बोलते हैं हम परमिटिविटी। इलेक्ट्रिक वाले रिलेशन में जो रहता है उसको हम परमिटिविटी बोलते हैं, मैग्नेटिक वाले को परमिएबिलिटी, और इसको हम डिनोट करते हैं अपना एप्सिलॉन आर से, क्योंकि रिलेटिव है। अब इसका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन 0। मतलब उस जो भी मटेरियल है उसकी एक प्रकार से क्या है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब कितनी फील्ड लाइंस कंडक्ट करता है। और ये क्या है, एप्सिलॉन 0 मतलब एक फ्री स्पेस और वैक्यूम की कंडक्टिविटी, और इसी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, क्वेश्चन में गिवन है 2, ठीक है। सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, रिलेटिव मैग्नेटिक। अब ये होता है परमिएबिलिटी, ऊपर वाला परमिटिविटी होता है। इसको हम डिनोट करते हैं μr से। ये एक प्रकार का रेशियो बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
स्पेस में कितनी पास हो रही है और उससे हम एक ऑब्जेक्ट को कंपेयर करें तो उस ऑब्जेक्ट में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ये चीज बताता है। किसी में ज्यादा होगी, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, स्पेस से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खींचते हैं कि खाली जगह में जितनी जाएगी छोड़, मेरे को दे, मैं ज्यादा खींचूंगा, ऐसे रहते हैं पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो म्यू आर की वैल्यू दी है, म्यू आर ये दिया है, और इसका रिलेशन होता है म्यू बाई म्यू जीरो। मतलब वो जो भी मीडियम है उसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है, रिलेशन में क्या, एक फ्री स्पेस और वैक्यूम में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है, और इसकी वैल्यू दिया हुआ है हमें 1। ठीक है, निकालना क्या है हमें, उस वेलोसिटी निकालनी है उस ईएम वेव की उस मीडियम में। टू फाइंड क्या करना है हमें यहां पे, वेलोसिटी ऑफ EM waves, EM wave in मीडियम, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी दी है। ठीक है, अब यहां पे हम फॉर्मूला देखते हैं, किसी भी मीडियम में यदि कोई EM वेव ट्रेवल कर रही तो उसका रिलेशन क्या होता है, V क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहां कोई दूसरे मीडियम में एयर और वैक्यूम के अलावा ट्रेवल कर रही है, इसलिए हमने V लिया, अंडर रूट म्यू और एप्सिलॉन, ये होगा रिलेशन। और यहां से हम क्या करेंगे, म्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा रिलेशन, इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू की वैल्यू देखें तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू आर म्यू जीरो, म्यू आर म्यू जीरो। एप्सिलॉन की वैल्यू देखें तो वो क्या हो जाएगी, ई आर ई जीरो। ऐसा आएगा यहां पे रिलेशन पूरा अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, तोड़ के लिख सकते हैं, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई अंडर रूट, किसको ले हम, स्पीड ऑफ लाइट बना पाए तो म्यू जीरो और ई जीरो को लेते हैं, म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो, ये पूरा क्या बन जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट बन जाएगा, इनटू, और ये क्या बन जाएगा, हमारा जो मीडियम है उसकी स्पीड, अंडर रूट, यहां पे क्या चाहिए हमें, मीडियम का चाहिए, सही वैल्यू रखी है हमने, म्यू म्यू आर, और बिल्कुल तो जो मीडियम है, एक चीज और देखते हैं, म्यू आर की वैल्यू हमें गिवन है, म्यू की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल म्यू और उसकी वैल्यू रखें, ओके बिल्कुल सही, यहां पे क्या आ जाएगा, म्यू आर और एप्सिलॉन आर, बिल्कुल, क्योंकि उसी की तो वैल्यू हमें गिवन है तो उसी की वैल्यू रखनी पड़ेगी रिलेटिव की। ओके, अब यहां से वैल्यू पुट करते हैं तो ये वाली जो पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी हमारी, ये पूरी टर्म बन जाएगी हमारी सी, स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि वही तो रहती है 1 बाई एप्सिलॉन जीरो और म्यू जीरो। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, v इज इक्वल टू सी इंटू 1 बाई अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। वैल्यू पुट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट कितनी दी हुई है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू, और सीधा क्या कर लेते हैं, नीचे डिवाइड में ही दे देते हैं, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू 1, एक की वैल्यू 2 है और दूसरे की वैल्यू क्या है 1, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 3 बाई रूट 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं यदि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, और यदि आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 3 डिवाइड बाई रूट 2 करना है, और रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, ये वैल्यू तो मैं आपको याद रखना ही बोलता हूं, रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू, क्योंकि वो यूज होती है, तो यहां पे आ जाएगा 2.1 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों आंसर क्या है हमारे सही है, तो ये आ गया आंसर। वेव की स्पीड एग्जैक्ट लाइट से ही थोड़ी कम है किसी दूसरे मीडियम में। ओके, तो इसी के साथ क्या होता है, हमारा ये वाला वीडियो कंप्लीट होता है। बने रहिए हमारे साथ, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में देखेंगे वहां पे पूरा, और उसमें हम क्या सॉल्व करेंगे, जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी में जो बीच बीच में क्वेश्चंस रहते हैं वो क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।